नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेपीएस अकेडमी @JPS Academy 45। बच्चों, आपने देखा होगा कि लगातार हमारी रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाओं के लगातार लेक्चर हम लगा रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 5 है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ऐसे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पूरा, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो पेपर में सीधे सीधे आते हैं। मैं आज बच्चों क्लास 10th से कहना चाहता हूं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं यूट्यूब पर, वो बच्चे और बच्चों को बताएं, उनके पास लिंक शेयर करें वीडियो का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकें। क्योंकि हम यहाँ पर आपको पूरी साल जुड़े रहेंगे आपके साथ, और हर चैप्टर का हर टॉपिक कराएंगे, और लास्ट में बोर्ड का एग्जाम का रिवीजन भी कराएंगे बहुत जल्द। जैसे साइंस की सीरीज चला रहे हैं हम, अभी केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं, उसी तरीके से हम बहुत जल्द मैथ की एक सीरीज लेके आएंगे हर चैप्टर वाइज। वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। उससे पढ़ेंगे आपको अच्छे नंबर आएंगे। जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते रहेंगे, साइंस पढ़ते रहेंगे, मैथ पढ़ते रहेंगे, मैं अपनी तरफ से गारंटी दे रहा हूं कि 90+ नंबर उनके आएंगे अगर हमारे हिसाब से चलते रहेंगे। बस हमारे साथ पूरे साल लगे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का लाभ उठाएं। तो कल मैंने आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली, बहुत धमाकेदार होने वाली है। कल मैंने क्वेश्चन लिखवाया था आपके लिए, क्या आयरन सल्फेट जिंक क्लोराइड से जिंक को विस्थापित कर देता है? तो मैंने इसका आंसर इसका लिखवाया था नो, नहीं करेगा। अब उसका कारण सुनिए क्यों नहीं करेगा। Fe आयरन सल्फेट क्या होता है? Fe क्या होता है? आयरन सल्फेट क्या होता है? FeSO4। और जिंक क्या होता है? ZnCl2। हम यहां पर Fe को लेते हैं, ये समझा रहे हैं कि यह है जिंक क्लोराइड। क्या है ये? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड। मैंने आपके लिए कल सक्रियता श्रेणी बताई थी, देखा होगा वीडियो में आप लोगों ने। जिंक जो था Fe से ऊपर था, एक एरो बनवाया था इस तरीके से। जो ऊपर वाले ऊपर वाले तत्व क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील थे। यहां पर जिंक सक्रियता श्रेणी में बात करेंगे हम, तो जिंक क्या है? Fe से ऊपर है, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं। क्या लिख देंगे? नो रिएक्शन। क्योंकि कारण क्या है इसका? कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे कि Fe Zn यानी कि जिंक से क्या है? कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। अतः Fe Zn को Cl2 से विस्थापित नहीं करेगा। अतः Fe ZnCl2 से जिंक को विस्थापित नहीं करेगा। समझ में आया? क्यों नहीं करा? क्योंकि Fe Zn से कम क्रियाशील है। जो कम क्रियाशील है, इसलिए वो अपने अधिक क्रियाशील वाले तत्व को उसके विलयन से, उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है। कारण Fe क्या है? कारण क्या बताया था मैंने? ठीक है, लिखा तो Zn, Cl2 लिखा तो है, ठीक तो है। देखो, कुछ कलर लिखा तो बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया? लिख लो इसको।
एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, कल मैंने जो सक्रियता श्रेणी बनवाई थी उसमें हाइड्रोजन से कुछ नीचे तत्व थे, जैसे कॉपर था, ठीक है, Hg था, Ag था, Au था, कुछ हाइड्रोजन से ऊपर तत्व थे। क्या थे? Pb, Fe, Zn, ये सारे। अब मैंने देखो बोर्ड पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। देखो मत बेटा, अभी Cu प्लस H2SO4 समझ लो पहले इसको, अम्ल, ठीक है, तेजाब जिसे बोलते हैं तेजाब। एक समझ में आ रहा है? अब यह है एक सक्रियता श्रेणी। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो कर, इसमें क्या होता है, जो तत्व अपने से ऊपर वाला होता है, जो ये जैसे पीबी है, तो पीबी के लवणीय विलयन से एफई विस्थापित कर देगा, पर पीबी यानी लेड एफई को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो क्या हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व तो हाइड्रोजन से विस्थापित कर देंगे। हाइड्रोजन से, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन जितने तत्व ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को उसके विलयन से सल्फ्यूरिक एसिड को, इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड में देखो हाइड्रोजन है ये, तो इससे ऊपर वाले तत्व तो विस्थापित कर देंगे, पर हाइड्रोजन से नीचे तत्व नहीं है, तो ये क्या विस्थापित कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। ये सक्रियता श्रेणी सबको याद होना बहुत जरूरी है। इस सक्रियता श्रेणी से कौन तत्व किसको विस्थापित कर देता है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। मैं क्वेश्चन जैसे लिखवाता हूँ, सारे पेपर आते हैं। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अरे Zn तो विस्थापित कर देगा ना, देखो ऊपर है, क्या हो जाएगा, ZnSO4 क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। और क्या निकल जाएगी, H2 गैस। अगर साइन ऊपर कूक बना हुआ है, अभी मैं बता दूंगा इन चीजों के बारे में। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? देखो नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी? अच्छा, अब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल दो तरह का होता है, एक होता है तनु और एक होता है सांद्र। सांद्रण मतलब, तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब होता है पतला और इसका मतलब होता है गाढ़ा। समझ रहे हो? अब होता क्या, यह हमने तनु अम्ल लिया है, यहां पर यह भी तनु है, पर एक बात और सुन लो, तनु वाला कौन सा, जिससे हम टॉयलेट साफ करते हैं, घर में मम्मी को तेजाब से टॉयलेट साफ करते देखा है? तेजाब से नहीं देखा है? तेजाब भी आता है टॉयलेट साफ करने के लिए, वो हाथ में लग जाके हाथ जल जाता है, जल जाता है, नहीं जलता है ना, नहीं जलता है ना। पर सांद्रण वाला ये वाला और ये सांद्रण वाला H2SO4 लगा दे तो क्या होता है, तुमने देखा होगा बहुत सारे केस होते हैं, जो किसी ने खिसा के, किसी लड़की के प्रेमी ने उसके खिसा के उसके चेहरे पे क्या डाल दिया, तेजाब डाल दिया, तो कौन सा वाला होता है, ये वाला। डाल मत देना किसी को जाके, किसी दुश्मनी निकालो जाके, समझ रहे हो? ये सांद्रण वाला, ये जैसी स्किन की उस टच में आएगा उसको जला देगा, बहुत तेज होता है। अब आधार कार्ड से मिलता है, आधार कार्ड से बारे में देखना। अगर देखो, जब तक तनु अम्ल रहेगा यहाँ पे तब तक तो रिएक्शन नहीं होगी, पर अगर सांद्रण हो जाएगा, ये सांद्रण हो जाएगा तो रिएक्शन पॉसिबल है। समझ रहे हो? समझ लो इस बात को, आएगी नहीं, अगर सांद्रण होगा तो रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे इसमें, हम कुछ लिख रहे हैं उसको लिख लो। देखो, जो धातु, लिखो जरा, जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है, से ऊपर होंगी, वह तनु अम्ल, तनु अम्ल मतलब H2SO4
H2SO4 ठीक है, तनु अम्ल से क्रिया करके H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस देंगी। दूसरा पॉइंट है, जो धातु हाइड्रोजन से नीचे होंगी वह H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि तनु अम्ल से क्रिया, ये बातें क्यों कर रहे हो, क्रिया नहीं करेंगी। लिख लो। अब कुछ मैं ऐसे संकेत बता रहा हूं, महत्वपूर्ण संकेत, जिसको हम ध्यान से देखेंगे। देखो, कहीं आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले, ऐसे जैसे मैंने अभी H2 लिखा, वो एरो लगाया था ऐसे, इसका मतलब है गैस, इसका मतलब है गैस। कहीं आपको इसका देखने को मिले, एरो नीचे को मिले, इसका मतलब होता है अपक्षेप। अपक्षेप क्या होता है, हम लोग क्या गए, हम लोग बाजार गए, ठीक है, बाजार गए, बाजार से क्या लेके आए, चूना लेके आए, डेली ग्रुप में मिलता है चूना बाजार से। उसको क्या करते हैं, पानी भिगोते हैं, पानी भिगोते हैं, उसको ठंडा करते हैं। पानी भिगोने के बाद आपने देखा होगा कि उसको ऐसे शांत छोड़ दो, वो धीरे धीरे क्या जम जाता है, नीचे तली पे जम जाता है, जम जाता नहीं जम जाता है। तो जैसे हमने ये बीकर लिया, एक बर्तन ले लिया, इसमें चूना डाल दिया, ये पानी है, हमने इसमें चूना डाला, क्या ये चूना जम गया किसके रूप में, अपक्षेप के रूप में। किसके रूप में, अपक्षेप के रूप में। तो इसी तरीके से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो वो किसके रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे गाढ़ा गाढ़ा अपक्षेप, ये क्या होता है, गाढ़ा जैसा होता है, नीचे जम जाता तभी पर, ऐसे अपक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जहां पर एरो इस तरीके लगा हो वो अपक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है, और ऐसा ऊपर की जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो वो गैस है जो प्राप्त हो रहा है हमें, ठीक है। अगर कहीं लिखा हो G, इसका मतलब है गैस। अगर कहीं लिखा हो S, इसका मतलब ठोस, गैस ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, इसका लिखते हैं सॉलिड, ठीक है। अगर कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो L, इसको बोलते हैं द्रव, लिक्विड, ठीक है, समझ रहे हो। लिख लो इतना, बनाओ तो बना लो, वरना समझने के लिए लिख लो, फटाफट लिखो। अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, जब अभिकारक यौगिक अपने 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 आयनों की अदला बदली कर देता है, अपने आयनों की, जब यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, क्या होगा इसमें, कैसे समझे, जैसे समझाने के लिए A B C D प्लस माइनस, आयनों पे क्या चार्ज होता है, प्लस और माइनस। हम क्या पढ़ रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़ रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या होगा
कि यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेगा। मतलब तू मुझे एक दे, तुझे मैं एक दे दूंगा। नहीं समझे? अपने आयनों की, एक आयन तू दे दे तो एक बदले में आयन अपना मैं दे दूंगा। देखो कैसे कर रहा है अदला बदली। ऐसे हमने लिखा था A प्लस बी, अब ये इससे जुड़ेगा आगे, सॉरी किससे जुड़ेगा आगे, ये इससे जुड़ेगा आगे, और ये इससे। देखो कैसे, AD और BC। समझे? समझ गए? ये पेपर में लिख के नहीं आना ये वाली, ये समझाने के लिए कि पेपर में ये भी लिखे आओ AB प्लस CD। ये ना, ये लिख के नहीं आना, ये तो मैं समझाने के लिए है। अब उदाहरण देखो, ये क्या है, NaCl। NaCl मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड। सही है, सोडियम क्लोराइड। इसी की कराएंगे AgNO3 से, AgNO3 से। अब देखो यहां देखना, Na पर क्या होता है, +1, Cl पर -1, ठीक है। Ag पे क्या होता है, +1, और NO3 पे क्या होता है, -1। कैसे आयनों की अदला बदली हो रही है, देखो इधर देखो, समझ देखने के बाद में ना, देखो कैसे आयनों की अदला बदली हो रही है। ये कहेगा अभी ये किसका आयन है, Ag का आयन है, और ये Na का आयन है। ये कहेगा तू मुझे दे दे इसको, अब मैं इसको ले लूं। क्या कह रहा है, तुम मुझे इसको दे दे, मैं इसको ले लूं, और क्या बना लेगा, AgNO, सॉरी NaNO3। क्या होगा इसको, सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे इसे, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, और क्या बन जाएगा इधर, AgNO, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। समझ में आया कैसे आयनों की अदला बदली हुई, समझ में आया? हाँ भाई दीपक, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। इसके क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। समझ में आया कैसे आयनों की अदला बदली हुई? क्या लिखेंगे इसमें, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट। अपने नाइट्रेट यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? आयनों की अदला बदली समझ में आया कैसे हुई? अब इसी का एक उदाहरण ये हो गया, एक और लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूं उदाहरण, दूसरा नंबर, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ध्यान से समझना। Na2SO4
प्लस BaCl2। देखो इसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम, इसे बोलेंगे बेरियम क्लोराइड। एनसीईआरटी में दे रखी है रिएक्शन बेरियम क्लोराइड। देखो कैसे टूटेगा ये, Na2 इससे +1 होगा, ठीक है, और Cl-1 और इधर Ba+2 और SO4+-2। तो क्या जोड़ेंगे जाके, Na2Cl, Na2 NaCl बनेगा और इधर BaSO4, इसे बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, इसे बोलेंगे बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। अब मैंने एरो इस रूप में लगाया है, इसका मतलब क्या है, ये गैस तो ऊपर की होती है, अब शेप के रूप में प्राप्त होगा। समझ गए। अब देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड ने आयनों की अदला बदली कर ली। देखो और क्या बन गया है, सोडियम क्लोराइड और BaSO4 बेरियम क्लोराइड। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि बेरियम सल्फेट किसके रूप में प्राप्त हो रहा है, किसके रूप में प्राप्त हो रहा है, इधर देखो, इधर 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 अपक्षेप के रूप में। तो इसे बोलते हैं अपक्षेप, इसे ये भी बोलते हैं अपक्षेप। अपक्षेपण, एक क्वेश्चन आता है अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, एक क्वेश्चन आता है अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं इसे, अपक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। समझे। क्या लिखेंगे, सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड क्लोराइड आपस में क्रिया करके सोडियम आपस में क्रिया करके सोडियम सल्फेट, बात क्यों हो रही है बा, बेरियम सल्फेट इन्हीं अपक्षेप के रूप में बनाते हैं, ठीक है। अगर समझ में, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर देखो कि अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित लिखिए। अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया, उत्तर में लिखेंगे वह अभिक्रिया
जिसमें बना हुआ उत्पाद ठोस के रूप में प्राप्त होता है, जिसे अवक्षेप कहा जाता है। और यह है अभिक्रिया। अभिक्रिया अपक्षेपण कहलाती है। अपक्षेपण, यह अभिक्रिया अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण ये रहा, ये लिखो फिर ये लिखो, जगह छोड़ देना, घर से लिख लेना, ठीक है? क्या समझे? क्वेश्चन है अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण से लिखिए। अरे हमने जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई थी, तभी तो हमें सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट किस रूप में प्राप्त हुआ? अपक्षेप के रूप में। जिस अपक्षेप को ही अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अपक्षेप इसी कौन सी, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अपक्षेपण अभिक्रिया। तो ये द्विविस्थापन की अभिक्रिया एक ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, रिएक्शन है, जो अपक्षेपण अभिक्रिया के नाम से पेपर में आती ही है। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है? एक क्वेश्चन है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? 2020 में आया, 2022 में आया, इस बार आने की चांस है इसके। कोई बात नहीं आया तो मत लिख के आना, यही तो है। अगर नहीं आया तो मत लिख के आना, और आ गया तो फिर देखो। उदाहरण अधिक क्रियाशील, इसमें क्या लिखेंगे? अधिक क्रियाशील, अभी तो पढ़ाई थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके डबल से विस्थापित कर देते हैं। कम क्रियाशील तत्व को उसके लवणीय से विस्थापित कर देते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? दो अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली होती है। दो अभिकारकों के बीच आयनों की अदला समझ रहे हो? देखो उदाहरण भाई लिख देना रिएक्शन वाला। उदाहरण रिएक्शन वाला लिख देना, एक रिएक्शन इधर लिख देना और एक रिएक्शन इधर लिख देना, सेम अपने घर से करके लाके आओगे, ठीक है? अभी रुक जाओ, उसमें छेपी, उसमें सोचिए की और पढ़नी। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इंग्लिश में बोले तो एक्सोथर्मिक एंड
एंड जो थर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लिख लिया? राइट। हम पढ़ने जा रहे हैं अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या लिखा है? अभिक्रिया ऊष्मा के परिवर्तन के साथ पूरी होती है। जैसे ऊष्मा परिवर्तन होता है तभी पूरी होती है, और ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार की होती है। देखो, अब हमें दोनों को समझना है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। दोनों क्रिया को हमें समझना है सही से। समझ रहे हो? बाजार गए, मार्केट गए, हम लेके आए खरीद के चूना। कौन सा? बिना भिजा हुआ, CaO। उसमें क्या डाला हमने? पानी, H2O डाल दिया। कैसे समझेंगे? अब ये किस में चेंज हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। किसे बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ये बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना है। अब देखो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहां पर देखो, एक चीज नोटिस करी होगी कि जब हम चूने के डेले को या जो भी लेके आते हैं, मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, उसको जब हम डालते हैं पानी में, तो ऊपर ऐसे उसमें से गरम गरम सी हवा, भाप जैसी निकलती प्रतीत होती है। ऐसे क्या समझे? इसका मतलब उसमें हीट निकल रही है, यानी कि ऊष्मा निकल रही है। अरे केमिकल रिएक्शन हो रही नहीं हो रही? देखो, हमने चूना लेके आया बाजार से, हमने उसमें पानी मिलाया, एक बीकर में डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया, उसमें चूना डाल दिया, तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, तो वैसे ही चेंज हुआ। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, उसका रासायनिक सूत्र ही चेंज हो गया। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें हीट निकल रही है। क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है। तो जिसमें ऊष्मा निकले वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या समझे? अब क्या करें? सुबह सुबह उठे, दीपक आज सुबह 10 बजे उठा, उठते उठते सीधे मम्मी के पास गया। मम्मी मम्मी बहुत भूख लग रही, खाना दे दो। इनकी मम्मी किचन में जैसे ही पहुंचे तो इनकी मम्मी, यह है पात्र, इसमें उन्होंने क्या मिलाया? चावल मिलाए, पानी मिलाया, और बर्नर पे ऐसे रख दिया। ठीक है, ये फ्लेम जल रही, फ्लेम। अब बर्नर पे रख ही नहीं थी, क्या चावल बन जाएंगे? बताओ, फूल तो जाएंगे पानी में रखे रखे, पर क्या बन पाएंगे? तो हमने क्या करा, दीपक ने कहा कि मम्मी इसको बर्नर को तो जलाओ। तो इसमें क्या करी हमने? ऊष्मा हम इसमें दे रहे हैं, ऊष्मा दी हमने इसमें। तो जिसमें ऊष्मा दी वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ गए? अंतर समझ गए? ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी में, जिसमें ऊष्मा निकले, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो वो ऊष्मा क्षेपी, और जिसमें ऊष्मा देनी पड़े वो ऊष्मा क्या होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ गए? अब देखो, अब पढ़ेंगे इनको। चुप बैठो, छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो, थोड़ी देर और पढ़ लो, थोड़ी देर बस, इतना सा रह गया, एक पेज। कौन सा पेज रह गया? थोड़ी बैठो। ऊष्मा शोषी,
हेडिंग डालो ऊष्मा, सॉरी क्षेपी अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो इसके पे। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, जिसमें लिखते जाओ साथ में, उत्पाद बनने के साथ साथ, बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा, इस अभिक्रिया में ऊष्मा दाईं ओर प्लस चिन्ह से चिन्ह के साथ लिखी जाती है। क्या समझे? रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। उदाहरण देखो, C+O2 क्या बनेगी? CO2 क्या निकलेगी? ऊष्मा। कितने? 94 किलो कैलोरी। इसे बोलते हैं कार्बन ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या बनती है? एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगी, गैस जरूर बनेगी। इसमें क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे गाड़ियों से, हर चीज से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कार्बन ऑक्सीजन संपर्क में आए, किसमें तब्दील हो जा रहा है? किसमें बदल जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो क्या होगी? ऊष्मा बनेगी। ऊष्मा बनेगी तो क्या होगा? बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। समझ गए? कितनी बड़ी बात, कितनी आसानी से समझ गए। पता थी पहले से? अच्छा, क्या लिखेंगे इसमें? जब कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, जब कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, तब ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तब ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्सर्जित होती है, सब बात एक ही है। लिख लो फटाफट इसको, लिखो। तो घर से लिख लेना।
इसकी कॉपीज लिख ले, बराबर वाली पी उसकी कॉपीज लिख ले। दूसरा उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 2। एक और उदाहरण देख लेते हैं, बातें मत करो। मेथेन CH4 किसकी क्रिया कराएंगे इससे? एक मैंने रिएक्शन कराई थी, मैंने बैलेंस करी थी, अभी पीछे एक रिएक्शन कराई थी, देखो वो द्वीप विस्थापन में दूसरा उदाहरण करवाया था, नहीं बैलेंस नहीं करिए ना, उसको बैलेंस कर लो। एक काम करो, जो लिखवाई थी देखो, Na2SO4 प्लस BaCl2 Na2Cl प्लस BaSO4, ये देख लो, इधर दो सोडियम है, यहाँ 2 लगा लो। इधर देख लो, ये रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं करवाई थी। Na2SO4 BaCl2, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, देखो ये मैंने ये इतनी छोड़ दी थी, बैलेंस कर दो। यहाँ पर Na इधर 2 लगा दो, देखो बी भी पूरे हो गए, Na भी पूरे हो गए और Cl2 पूरे हो गए। ठीक है, कर लो, फटाफट लगा जल्दी से। अब देखो मेथेन किसके संपर्क में आएगा, क्या बनाएगा? मैंने बताया कार्बन, अभी क्या बताया था मैंने, जैसे ही कार्बन के संपर्क में, इसमें कार्बन है, कार्बन संपर्क ऑक्सीजन संपर्क में क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगी, CO2 भैया जरूर बनेगी। और क्या, अब तो क्या है, हाइड्रोजन कितने अणु बचे यहाँ पे? 4, चारों के चारों बच गए और O बचा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का तो कितना होता है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के, H के 2 मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के, पर यहाँ पर 4 बचे हुए हैं, तो क्या बना देंगे हम यहाँ पे? जल बन जाएगा, O। तो 4, अब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, हो गए। इससे बोलेंगे मेथेन, इससे बोलेंगे ऑक्सीजन, इससे बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे बोलेंगे जल। क्या लिखेंगे? जब मेथेन का दहन होता है, जब मेथेन का ऑक्सीजन की उपस्थिति, बात मत करो, में दहन होता है, तब क्या होता है? तब ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इससे प्लस ऊष्मा भी तो लिखो। लिख लो, लिखो। अब हेडिंग डालो, ऊष्मा शोषीय विक्रिया। डालो है पीयूष, ऊष्मा शोषीय विक्रिया। लिखेंगे इसमें वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए, जिसमें उत्पाद बनने के लिए
ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है ऊष्मा शेषी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा दाईं ओर चिन्ह के साथ लिखी जाती है। ऊष्मा की मात्रा दाईं ओर के साथ लिखी जाती है। Na प्लस माइनस ऊष्मा नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस नाइट्रस ऑक्साइड। देखो 45 किलो कैलोरी। देखो अगर हमें किसी में ऊष्मा पता है, हमें कितनी देखने में पता है कि हमें कितनी ऊष्मा चाहिए, कितनी में ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो लिखेंगे। नहीं पता नहीं हुआ तो ऊष्मा लिख के छोड़ आएंगे बस। ठीक है, क्या है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा दाईं ओर माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाती है। नाइट्रोजन गैस जैसे संपर्क में आता है ऑक्सीजन के, नाइट्रस बन जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है, और प्लस उसमें इसमें हमें देनी पड़ती है। समझ में आ गया? हो गया, ठीक है, लिख लिया। क्वेश्चन लिखा है, होमवर्क है ये तुम लोग का। होमवर्क, ऊष्मा श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? ठीक है, कल बताऊंगा इसके बारे में, लिख के लाना घर से। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और मेरी बच्चों से विनती है, और जो भी इस वीडियो को लोग देखते हैं ज्यादा से ज्यादा ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ऐसी कल एक और क्लास होगी, ऐसी हम बहुत जल्द इस चैप्टर को खत्म करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।